ठीक है। तो कीप पृथक्करण जो विधि है, इसमें क्या होता है कि जब कोई दो द्रव्य पदार्थ आपस में ना घुले, यानी दो अघुलनशील पदार्थ आपस में ना घुलते हों, तो और उन दोनों को अगर अलग करना है, जैसे कि मानो गलती से अगर आपके पास किसी बर्तन में पानी था, उसमें गलती से केरोसिन का तेल गिर गया हो, या आपके पास या पेट्रोल गिर गया हो या डीजल गिर गया, यानी कोई भी दो द्रव्य पदार्थ अगर आपस में, अगर मान लो गलती से आपस में मिल गए हों, ठीक है, या फिर गलती से एक दूसरे में चले गए हों, और अगर अब दो अघुलनशील द्रव्यों को, ठीक है, यहाँ पे मैं द्रव्य की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यानी दो तरल पदार्थ, अगर दो तरल पदार्थ जो कि आपस में नहीं घुलते हों और अगर गलती से मिल गए हों, तो अगर उनको अलग करना है तभी आपको जो है कीप पृथक्करण विधि का उपयोग करना है। ठीक है, कौन सी विधि का? तो कीप पृथक्करण विधि का, या फिर पृथक्करण कीप विधि का उपयोग करना है। अब देखिए जैसे कि इसमें क्या होगा, अब देखिए अगर कोई दो द्रव्य पदार्थ आपस में नहीं मिल रहे, क्यों नहीं मिल रहे, तो आपको एक चीज़ पता होगी, एक टर्म होता है जिसे बोलते हैं घनत्व। ठीक है, घनत्व निर्भर क्या करता है, जो है वो निर्धारित करेगा कि कौन सी चीज़ किस में मिलेगी, कौन सी चीज़ किस में नहीं मिलेगी। जैसे अगर मैं सिंपल से एक उदाहरण बताऊँ, लोहे की कील पानी में डूब जा रही है, लेकिन वही लोहे की कील पारे में नहीं डूबती है। कारण क्या है? क्योंकि लोहे का जो घनत्व है वो पानी से ज़्यादा है, और जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वो दूसरे वाले में डूब जाएगी। जब वही लोहे की कील पारे में आती तो क्या होता है, लोहे की कील का घनत्व कम होता है, किससे? पारे के घनत्व से। इसलिए लोहे की कील पानी में पारे में तैरती रहती है। तो यहाँ पर जो पूरा जो ये स्ट्रक्चर है ना, वो किस चीज़ के बीच में खेल रहा है, यानी घनत्व। तो अगर दो घुलनशील द्रव्य नहीं आपस में मिलते, क्यों? क्योंकि दोनों का घनत्व अलग अलग है, दोनों का घनत्व अलग अलग है। और जब दो द्रव्य पदार्थों का घनत्व अलग अलग होता है, तो अगर मान लो आप उन्हें मिलाओगे भी तो क्या होगे, क्योंकि दोनों का घनत्व अलग अलग है, तो दोनों अपने घनत्व के कारण ही अपनी एक अलग अलग परत बना लेते हैं, जिसके कारण क्या होगा कि ना ही पानी केरोसिन के तेल में मिलता है, ना ही केरोसिन का तेल पानी में मिलेगा। जैसे कि इसमें देखिए, ये एक कांच का एक क्या है, एक कीप है, इसमें देखिए नीचे है आपका जल यानी पानी, ऊपर है मिट्टी का तेल, ठीक है, और ऊपर से इसको बंद कर दिया गया है और नीचे स्टॉप कर गया। ये क्या है, जैसे अपने घर में जो नल होता है ना, जिसको आप अपने अनुसार तेज खोल सकते हो, कम खोल सकते हो, तो यही हुआ। तो ये हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना पानी मुझे यहाँ से निकालना है, कितना पानी नहीं निकालना है, या फिर इसे मैं बंद कर सकता हूँ। ठीक है, अभी ये बंद की स्थिति में, तो देखो पानी था, गलती से मान लो इसमें किसी ने मिट्टी तेल डाल दिया, तो देखिए क्योंकि मिट्टी का तेल का घनत्व पानी के घनत्व से अलग है, दोनों घनत्व अलग अलग है, तो क्या करेंगे, दोनों का घनत्व अलग अलग, इसलिए क्या करेंगे, दोनों एक परत का निर्माण करेंगे जो ना ही मिट्टी के तेल को पानी में आने देगा, ना ही पानी मिट्टी तेल में मिल पाएगा। अब क्योंकि दोनों ने अपनी अपनी एक अलग परत बना रखी है, तो क्या करूँगा, अब अगर मुझे इस पानी को इससे अलग करना, क्या करूँगा, मैं धीरे धीरे यहाँ से क्या करूँगा, खोलूँगा इसे धीरे धीरे, तो क्या होगा, पानी धीरे धीरे यहाँ से निकलता रहेगा। और कब तक खोलना, जब तक ये वाली परत यहाँ तक ना आ जाए, क्योंकि जैसे ही ये परत यहाँ तक आ जाएगी, मतलब क्या है कि ये पूरा पानी कहाँ नीचे से निकल जाएगा, ये पूरा पानी नीचे से निकल जाएगा। तो जब सीधी सी बात है, जब ये वाली परत यहाँ तक आ जाएगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पानी निकल गया, और जैसे ही ये परत यहाँ तक पहुँची, तो आप तुरंत ही से क्या करें, बंद कर दें, जिसके कारण क्या होगा, अब इसके अंदर सिर्फ क्या बचा रहेगा, मिट्टी का तेल। ठीक है, तो की पृथक्करण विधि का उपयोग करके हम दो अघुलनशील द्रव्यों का क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो तेल तथा जल के अघुलनशील मिश्रण को अलग करने में इसका उपयोग होता है। दूसरा इसका उपयोग होता है धातु शोधन, मतलब होता है कि अशुद्ध धातु का आपके पास कोई नमूना था, मान लो आपने जमीन में से मिट्टी खोदी, लोहा निकला, तो उस लोहे में क्या होगा, खनिज तत्व होंगे, मिट्टी के कुछ कड़ी पाए जाएंगे, तो अशुद्ध है ना, तो उस अशुद्ध धातु को शुद्ध करने के लिए धातु शोधन के उपयोग में क्या होगा। अब जैसे कि मान लो आपके पास कोई पत्थर के रूप में कोई अपने लोहा खोद के निकालो, उसमें क्या मिट्टी लगी होगी, बहुत सारी चीज़ें मिली होंगी, खनिज तत्व होंगे, तो सबसे पहले उससे क्या करोगे, आप उसे गला दोगे। ठीक है, जब हम किसी अशुद्ध धातु को गलाते हैं, तो क्या होगा, जो भी स्लैग मतलब होता है, जो अशुद्ध तत्व है, जो हल्के तत्व होते हैं, वो क्या करेंगे, ऊपर तैरने लगेंगे, और जो धातु यानी जो प्योर जो आपका शुद्ध लोहा है, वो क्या होगा, नीचे बैठता है। तो जो क्या होगा, धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने में इस विधि के द्वारा क्या होगा, हल्के स्लैग यानी धातुमल, यानी होता है कि धातु के वह पदार्थ जो कि अशुद्ध होते हैं और जो हल्के होते हैं, तो जैसे आप अलग करने की कोशिश करोगे, यानी जैसे आप उन्हें भट्टी में गलाना शुरू करो, तो क्या होगा, जो हल्के स्लैग हो उनको क्या करेंगे, ऊपर से हटा लिया जाता है, यानी जैसे ऊपर तैरेंगे तो आपने उनको छान के अलग कर लिया, और तथा भट्टी की निचली सतह पर क्या होगा, पिघला हुआ लोहा रहता है, शेष जो रह जाता है, जो कि
भट्टी की जो निचली सतह पर जो पिघला हुआ लोहा रहता है वो क्या, वो आपका शुद्ध लोहा होगा। ठीक है, और यही सिद्धांत क्या होगा, इस सिद्धांत के अनुसार आपस में नहीं मिलने वाले द्रव्य अपने घनत्व के अनुसार ही विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि दो द्रव्य पदार्थ आपस में नहीं घुल रहे, तो इसका कारण क्या है, क्योंकि उन दोनों द्रव्य का क्या है, घनत्व अलग अलग होता है, जिसके कारण दोनों ही एक परत का निर्माण करते हैं, जिसके कारण दोनों द्रव्य आपस में नहीं मिल पाते। ठीक है, तो घनत्व के अनुसार ही द्रव अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक यानी अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने इसमें देखा था, क्योंकि दोनों घनत्व अलग था तो दोनों ने क्या किया, एक परत का निर्माण किया। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है लास्ट है वो है हमारा क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण का मतलब होता है कि जैसे मैंने बताया ना कि जमीन से आपने जमीन खोदी, उसमें से आपने लोहे का कोई टुकड़ा निकाला हो लेकिन वो अशुद्ध रूप में, ठीक है, तो अगर उसको शुद्ध करना है तो ये थोड़ा अलग है। उसमें हम लोग धातुओं की बात कर रहे थे, इसमें हमको क्रिस्टलीकरण का उपयोग होता है कम मात्रा वाली चीज़ों को शुद्ध करना है। जैसे कि अब इस क्रिस्टलीकरण का उपयोग कहाँ होगा, तो अशुद्ध ठोस पदार्थ से। ठीक है, यहाँ पे द्रव्य की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ पर मैं सिर्फ अशुद्ध ठोस पदार्थ की बात कर रहा हूँ। यानी आपके पास कोई भी अशुद्ध ठोस पदार्थ से शुद्ध ठोस पदार्थ प्राप्त करने में हम क्रिस्टलीकरण का उपयोग करेंगे। सीधा क्वेश्चन पूछते हैं कि यदि अशुद्ध ठोस पदार्थ से शुद्ध ठोस पदार्थ प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि करोगे, आसवन विधि, निस्यंदन विधि की पृथक्करण विधि या क्रिस्टलीकरण, तो आपको टिक मारना है क्रिस्टलीकरण विधि में। क्रिस्टलीकरण विधि में क्या होता है कि जैसे कि आपने मान लो कॉपर सल्फेट ले लिया, यानी नीरस होता है, जैसे इसका रासायनिक सूत्र होता है CuSO4। ठीक है, अभी वो पाउडर स्वरूप में है, लेकिन अब उस पाउडर में क्या है, मान लो कि अशुद्धियाँ भी हैं उसके अंदर। ठीक है, मिट्टी है या दूसरी जो भी चीज़ें हैं, यानी अशुद्धियाँ हैं उसके अंदर। अब आपको उस कॉपर सल्फेट यानी नीरस होता के जो अशुद्धियाँ हैं उसको आपको साफ़ करना है। तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले तो क्या करोगे, आप उसका पाउडर लोगे, उसे आप किसी बाउल में रखो यानी किसी कटोरी में रखो। उसके अंदर आपको इतना पानी डालना है कि पानी जो है, सबसे पहले इतना पानी डालो कि वो पूरा अच्छी तरह से गीला हो जाए। ठीक है, फिर क्या करो कि उसे छान लो। इससे क्या होगा कि जो हल्के तत्व होंगे, जितना आप ऊपर वो तैर सकते हो उतना तो तैरेंगे, तो आप छान लो। इससे क्या होगा कि या तो आप छान के अलग कर लोगे, तो अब वो जो हल्के तत्व थे उनको तो आपने छान दिया, लेकिन वो अशुद्धियाँ जो अभी भी मिली हुई हैं उनको कैसे अलग करेंगे। तो पहले तो आपने कॉपर सल्फेट का पाउडर लो, उसको में आपने पानी डाला, ठीक है, फिर उस पानी को आप छान लो। अब क्योंकि पाउडर था, पाउडर में पानी डाल तो सीधे से पाउडर गीला हो गया होगा। ठीक है, तो छानने के बाद जो पाउडर आपका गीला हो चुका है, अब क्या करना है आपको, उसको एक संतृप्त विलयन में बदलना है। अब संतृप्त विलयन की परिभाषा क्या बोलती है कि किसी भी विलायक की वह स्थिति जब उसमें विलय मिलना बंद हो जाते हैं, तो इस प्रकार के विलयन को क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन। जैसे कि आधा गिलास पानी था, उसमें आप चीनी डालते रहो, एक समय ऐसा आएगा कि पानी में चीनी घुलना बन जाएगा। तो उस पर तो जिस तापमान पर या तो उस परिस्थिति जब वो विलय मिलना बंद हो जाते हैं, और उसके बाद जो हमारा विलायक में उस समय जो हमारे पास जो विलायक प्राप्त होता है वो होता है मेरा संतृप्त विलयन। इसमें भी कुछ इसी तरह का होगा। तो सबसे पहले क्या करूँगा, कॉपर सल्फेट का पाउडर लूँगा, उसमें पानी डालूंगा और उसे छान के अलग करूँगा। अब जो मेरा गीला हुआ जो पाउडर है उसे क्या करूँगा, मैं गर्म करूँगा। गर्म करने से क्या होगा, जितनी भी अशुद्धियाँ हैं वो क्या होंगी, वाष्पीकृत होकर उड़ जाएंगी। और फिर क्या करूँगा, जैसे ही उनको मैं गर्म करूँगा उससे क्या होगा कि जो भी पानी की बूंदें होंगी, क्योंकि सीधी सी बात है, पाउडर मेरा गीला है तो पानी के कण तो होंगे इसके अंदर, तो जैसे ही मैंने गर्म किया तो क्या होगा, पानी भाप बन के उड़ जाएगा। उसके बाद उसे मुझे ढक के रख देना है कमरे के तापमान पे। फिर जब वो ठंडा हो जाएगा ना, तब आप देखेंगे कि जो पाउडर स्वरूप मैंने लिया था कॉपर सल्फेट का, वो अब एक बड़े बड़े फिटकरी के रूप में होता है। वही होता है क्रिस्टल का मतलब होता है बड़े बड़े आकार के पत्थर। ठीक है, क्रिस्टलीकरण क्या होता है, तो बड़े बड़े आकार के पत्थर। फिर से लिख दे रहा हूँ, क्रिस्टली क्या होता है, क्रिस्टल पूछे कि बताओ क्रिस्टल क्या होता है। तो क्रिस्टल कुछ नहीं है, ये बड़े आकार के क्या है, एक पत्थर होते हैं। जैसे आपने फिटकरी देखा होगा, बड़े बड़े होते हैं ना, कुछ इस तरह से बड़े बड़े आपने देखा होगा। ठीक है, अगर आपने देखा होगा कि जो चीनी के भी जो बड़े बड़े, जैसे कि अगर आपने किसी ने पेठा देखा होगा आपने, तो पेठा कैसे वाइट कलर का होता है ना, बड़े बड़े होते हैं कुछ इस तरह। तो वो जो उतने बड़े बड़े साइज़ के जो भी पदार्थ होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं क्रिस्टल। ठीक है, अब क्रिस्टल में के फ़ायदे क्या क्या हैं, तो ज़रा उसे देखिए। ठीक है, क्रिस्टलीकरण में क्या होगा कि क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। उदाहरण के लिए क्या होगा,
तो समुद्री जल से जो भी नमक हमें प्राप्त होता है, आपको पता है कि समुद्री नमक में क्या होता है, NaCl होता है प्लस खनिज तत्व होते हैं। तो अगर आपने उस पानी को भाप बन के मान लो, आपने देखा कि जो अगरिया जिसे बोलते हैं, जो नमक बनाने का काम करते हैं, समुद्र के पानी से जो बनाते हैं नमक, तो उसमें क्या होता है, यही तो होता है कि जो समुद्र का पानी होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, वाष्पीकृत करते हैं, जिसके कारण क्या होगा कि जब उसमें जो भी नमक होता है वो वहीं रह जाता है और पानी उड़ जाता है। उसी प्रक्रिया से हम लोग नमक प्राप्त करते हैं। लेकिन जो वाष्पीकृत करने के बाद जो हमें नमक प्राप्त होता है ना, वो अशुद्ध नमक होता है, वो सीधा हम उपयोग नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद उसे शुद्ध किया जाता है। तो यही क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं कि समुद्री जल से जो नमक हमें प्राप्त होता है उसमें बहुत सी अशुद्धियाँ हो सकती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछेंगे कि समुद्री जल से नमक प्राप्त करने के बाद उनमें उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करते हैं, तो क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। क्रिस्टलीकरण वह विधि है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से प्राप्त होता है, ठीक है। शुद्ध क्रिस्टल मतलब क्या, मैंने बोला ना, बड़े बड़े आकार के पत्थर, ठीक है, के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है, यानी अलग किया जाता है। क्रिस्टलीकरण विधि सामान्यतः वाष्पीकरण विधि से निम्न कारणों से उत्तम होती है। मतलब कि वाष्पीकरण में क्या था कि वाष्पीकरण मतलब क्या है कि भाई पानी की किसी पदार्थ में उपस्थित पानी की बूंदों को गर्म करके वाष्पीकृत करना। क्रिस्टलीकरण भी कुछ इसी तरह से, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस वाष्पीकृत करने के बाद भी इसके ये संभावना रहती है कि कुछ अशुद्धियाँ उसके अंदर रह जाती हैं। क्रिस्टलीकरण में ये संभावना भी नहीं रहती है, ठीक है, क्योंकि एक बार तो पहले हमने उसे छान के अलग तो किया ही किया था, प्लस उसे गर्म भी किया हमने। उसके बाद उस विलयन को हमने संतृप्त विलयन में बदला, फिर उसे ठंडा करने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद जब वो ठंडा हो जाएगा बिल्कुल ही, तब जाके मुझे शुद्ध ठोस पदार्थ मिलेगा। जैसे मैंने बताया कि फिटकरी जो आपके घर में होती है, ठीक है, पारदर्शी, कुछ इस तरह से। अब आपको अगर मान लो कि किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि क्रिस्टलीकरण विधि वाष्पीकरण से क्यों अच्छी है, तो इसमें क्या होता है, क्योंकि जो वाष्पीकरण जो विधि है उसमें क्या होता है कि कुछ ठोस क्या होता है, विघटित यानी टूट जाते हैं, या फिर कुछ चीनी के सामान गर्म करने पर वो क्या होता है, झुलस सकते हैं, यानी वो खराब हो सकते हैं। जबकि और छानने के बाद भी अशुद्ध जो विलय होते हैं, वो जो भी अशुद्ध विलय होते हैं वो पदार्थ को क्या होते हैं, पदार्थ के जो विलायक में घुलने पर विलयन में क्या होती है, कुछ अशुद्धियाँ रह सकती हैं। जबकि और वाष्पीकरण होने पर यह अशुद्धियाँ ठोस को दूषित भी कर सकती हैं। यानी कोई ज़रूरी नहीं कि अगर मैंने उसको वाष्पित कर दिया तो जो ठोस वाले जो अशुद्धियाँ को, पानी वाले तो चलो उड़ जाएंगे एक बार, लेकिन जो ठोस अशुद्धियाँ हैं वो तो रह सकती है ना, ठीक है। अब मान लो पानी में आपके पास मान लो चीनी था, रेती था, और पानी भी डाल दिया, तो आप गर्म करोगे तो पानी तो उड़ जाएगा, लेकिन क्या वो रेती उड़ जाएगा क्या, वो तो अशुद्धि तो वहीं पर है ना। तो वाष्पीकरण में क्या होता है कि जल वाली जो द्रव्य वाले अशुद्धि है वो तो दूर हो जाती है, लेकिन जो पत्थर के रूप में जो छोटे छोटे कण, जो ठोस वाले अशुद्धियाँ हैं, वो जो अशुद्धियाँ होती हैं वो वाष्पीकृत वाली विधि से शुद्ध नहीं हो पाती हैं। जबकि क्रिस्टलीकरण से क्या होती है कि जो ठोस अशुद्धियाँ होती हैं वो भी क्या, ठोस जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको भी हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, ठीक है। और इसका उपयोग कहाँ होता है, तो समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने में इसका उपयोग होता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछेंगे कि समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने में किसका उपयोग होता है, तो क्रिस्टलीकरण विधि और अशुद्ध नमक नमूने से फिटकरी को पृथक करने में। यानी अगर आपके पास कोई फिटकरी है लेकिन वो अशुद्ध रूप में, उस अशुद्ध फिटकरी से शुद्ध फिटकरी प्राप्त करने के लिए मैं कौन सी विधि का उपयोग करूँगा, तो क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग करूँगा, ठीक है। तो दो उपयोग है, एक तो समुद्री जल से प्राप्त नमक को शुद्ध करने में, फिर से समुद्री जल से प्राप्त नमक को शुद्ध करने में, दूसरा अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करने में क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग होता है, ठीक है। तो इसे आप 2 से 3 बार प्लीज़ आप वीडियो देखिएगा। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो ये गारंटी है कि अगर आपने 1 से 2 बार अगर आपने वीडियो अच्छे से देख लिया तो पक्का आपको सभी के सभी विधियाँ क्या हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे, ठीक है, अच्छी तरह से। और फिर भी कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। तो ये जो सारे विधियाँ थी यहीं तक हैं, ठीक है, आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।